उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में हम जान गए थे कि रसायन मूलगति क्या होते हैं, अपक्रिया की दर के बारे में जान गए थे, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान गए थे, उनमें कुछ एक साइन आया था प्लस माइनस, उसके बारे में जान गए थे कि उत्पाद की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है एवं रिएक्टेंट अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ घटती है। यहाँ तक हम अच्छे से जान गए, एक दो क्वेश्चन करके भी हम जान गए थे। तो हम उसी के आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये जो 2-3 लेक्चर होंगे शुरुआत की, ये आपको न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर अगर 2-3 लेक्चर शुरुआत के, यानी कि एक तो कल वाला हो गया था, एक आज वाला, तो अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही एक तरह समझ में जड़ है, जिसको अगर हम कहीं चूक कर गए, सही से नहीं समझे तो हमें न्यूमेरिकल करने में अर्थात अंकित प्रश्न जो है क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी अगर यहाँ पर आप नहीं समझे तो हमें अच्छे से समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पूरा न्यूमेरिकल पर ही आधारित है। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री समझ लो, हमें फिजिकल केमिस्ट्री आता है समझ लो हमें क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें कोई थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक होती है औसत अपक्रिया की दर। थर्ड पॉइंट हम बताते हैं औसत अपक्रिया की दर में हम आपको बताया था इस लेसन के अंतर्गत हम तात्क्षणिक अपक्रियाओं के बारे में जानेंगे ना। तो हम आपको ये भी बता दें कि लंबे समय अंतरालों के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं। क्या? डेल्टा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर प्लस माइनस तो आप तो जानते ही हैं। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी टी, यहाँ पर सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की। ओके, ये होता है लंबे समय अंतराल के लिए अपक्रिया की दर। उसी प्रकार तात्क्षणिक अपक्रिया की दर के लिए आर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर भी सी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। ओके, किसके लिए? फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, अर्थात कम समय के लिए, जो कि हमें इस लेसन के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये दर की यूनिट, ये जब आप क्वेश्चन करेंगे लास्ट में जो एक शब्द लिखा जाता है, आप दर की यूनिट पूछा भी जाता है। अब जैसे दर की यूनिट है, इसको और फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, बीमी रूप में पूछ लेते हैं, तो इसको भी समझना हमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सांद्रता के पदों में दर की यूनिट, यहाँ दर किसकी? अपक्रिया की दर की यूनिट क्या होगी? तो इसमें तब है डेल्टा से अपॉन डेल्टा टी, लंबे अंतराल के लिए होता है, तो इसके लिए भी वही सेम होता है। तो आप देखते हैं कि मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। क्या? मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं इसको, बस आपको इसकी यूनिट बता दे रहे हैं। ओके, उसी प्रकार दाब के पदों में यदि अपक्रिया की दर पूछता है तो एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड। इतनी बात आई समझ में? ओके, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि एक अपक्रिया में क्या क्या मतलब इंडिकेशन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि किसी रासायनिक क्रिया में दर का व्यंजक जैसे कोई दिया है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा चीज है, ये किस रूप में क्या लिखा है। ओके, उसी प्रकार देखो माने कि कोई अपक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये सब लिखे हैं। ओके, अब यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी ये प्रारंभिक मोल के रूप में हम आपको बताया था, दूसरी बात में हम जानेंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखो हम क्या बोले थे कि अब जैसे कोई रिएक्शन दे दी गई है तो उसका हम अपक्रिया की दर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था इस बात में कि यहाँ पर जो यहाँ मोल रूप में लिखा गया वो बटे के रूप में आता है। अगर यहाँ पर 1/a होता तो यहाँ पर केवल a लिखा था, जैसे हम आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। तो इसमें कुछ बताने की तो है नहीं कि r बराबर -1/a। अब यहाँ पर माइनस और प्लस तो आप जान ही रहे हैं क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें कुछ बताने
जानते ही हैं क्या होता है, इतना तो आप जान ही चुके हैं अच्छे से। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो है माइनस डी अपॉन dt, अब ये देखो इतना नहीं पूछ रहा है, सॉरी मतलब इतना पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा, पूरा पूछता तो क्या पूछता है, ये अपने की दर होती है। अब ये क्या बता रहा है कि माइनस डी अपॉन dt क्या है, ये होता है ए के विलुप्त होने की दर। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि माइनस डी अपॉन dt, अब यहाँ पर जब विलुप्त होने की दर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वो कितना, तो कितने पार्ट को शो करा, वो दर देगा। जैसे एक रिस्पेक्ट में आपको कुछ दर दिया, वो आपको सिर्फ इतना लिखा जाएगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से बता दे रहे हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, ओके, तो यहाँ पर शुरुआत में इसका हम ए के विलुप्त होने की दर आपको दे रहे हैं, दर बराबर 0.06, ओके, इतना हम आपको विलुप्त होने की दर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है नहीं, तो हम इसको कुछ मानेंगे नहीं, फिर हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक रिस्पेक्ट में आप की दर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1.2 dA अपॉन dt। अब ये पूछ लिया कि अब क्रिया की दर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या दिया है, ये विलुप्त होने की दर है। ये क्या दिया रहा है, 0.06 या फिर 5 या फिर 10, कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर दिया है विलुप्त होने की दर 0.06। तो यहाँ पर अब क्या विलुप्त होने की दर, यहाँ पर ये है, ओके, ये पूरा नहीं दिया है, केवल माइनस डी अपॉन dt दिया है। तो हम इतना उठाकर -1.2 किसके स्थान पर, माइनस डी अपॉन dt के स्थान पर हम लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या दे रहा है 0.06, तो क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर b के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ पर b के रूप में ये दिया रहता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम b का भी क्रिया की दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की दर क्या होगी, यहाँ पर शुरुआत में तो a था, यहाँ पर 0 था, a माइनस 2x, यहाँ पर x ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रिया की दर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर प्लस dB अपॉन dt। तो प्लस dB अपॉन dt, यहाँ पर क्रिया की दर इससे निकल जाएगी, तो यहाँ पर विलुप्त होने की दर भी निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर एक विलुप्त होने की दर दिया था, लेकिन b के विलुप्त होने की दर नहीं दिया, तो हम इससे b के विलुप्त होने की दर भी हम ज्ञात करेंगे, ओके, सॉरी मतलब निर्माण की दर, यहाँ पर b के निर्माण की दर हम जान गए। उसी प्रकार देखो माइनस dB अपॉन dt, b के विलुप्त होने की दर, यहाँ पर b कब दिया रहेगा, ये चूंकि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट है, तो b जो है यहाँ पर माइनस के रूप में रहेगा। यहाँ पर हम रिएक्शन इसके अनुसार ना समझना कि इसको हम बता रहे हैं इसके अनुसार, ओके। ये सारी प्रक्रिया इस रिएक्शन के अनुसार, ये तो आपको समझाने के लिए कि माइनस डी अपॉन dt क्या होता है उसके बारे में, ओके। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन के द्वारा अच्छा समझाएंगे ये सब क्या होते हैं। उसी प्रकार देखो प्लस dc अपॉन dt, अब ये इसके रिस्पेक्ट प्लस dc अपॉन dt जो है विलुप्त होने की दर, सॉरी मतलब c के निर्माण की दर। यहाँ विलुप्त क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और c यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये प्रोडक्ट के रूप में c और d प्रोडक्ट के रूप में अर्थात निर्माण होने की दर। तो प्लस dc अपॉन dt, c के निर्माण की दर प्लस d अपॉन dt, ये होता है d के निर्माण की दर, ओके। यहाँ तक समझ में आएगा। फिर एक नोट दे दो, यहाँ पर होता है सभी प्रकार के दर का न्यूमेरिकल आंसर पॉजिटिव लिखा जाएगा। यहाँ पर जब आप माइनस डी अपॉन dt लिख ही देंगे तो माइनस ऑटोमेटिक माइनस प्लस हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के दर का न्यूमेरिकल आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा अच्छे समझाएंगे हम आपको थर्ड लेक्चर
दूसरी बातें बताएंगे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आप क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। लेकिन ये दो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ गए तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आज। ओके ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करिए, फिर थर्ड लेक्चर